तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। होप तो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने आया यार, हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज सॉलिड स्टेट, उसका लेक्चर नंबर 2। कुछ चीजें जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोली थी मैं उन्हीं को दोबारा रिपीट कर देता हूं। बेटा अगर आपका बैकलॉग है पहले किसी चैप्टर का, ठीक है, जो सरफेस केमिस्ट्री ना हो उसके अलावा कोई हो, तो डेफिनेटली पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, उनकी डीपीपी कंप्लीट करिए, डीपीपी सॉल्यूशंस देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस चैप्टर। क्योंकि आपको पता ही है कि नीट के सिलेबस से, सॉरी नीट का सिलेबस नहीं कहना चाहिए, अभी 12th के सिलेबस से ये चैप्टर डिलीटेड है। नीट में आने के चांसेस थोड़े से इस साल क्या है, कम है, थोड़े क्या ज्यादा कम है, इसी कारण मैं ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, फिर भी अगर वो सारी चीजें कंप्लीट है तो डेफिनेटली क्लास को देखिए। आइए, रूल्स टू अटेंड द क्लास आपको पता ही है, ठीक है। फिर मैं आज इसके लिए यही बात बोलना चाहूंगा कि आप नोट्स बाद में बनाइएगा, पहले जो है वीडियो को आराम से 1x पे या 1.25x पे, उससे ज्यादा स्पीड पे नहीं, आराम से देखिए, ठीक है। फिर नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाते टाइम जहां पर होमवर्क मिलेगा उन क्वेश्चंस को साथ साथ अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। Yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? That is not today. Applicable उन्हीं के लिए जिनका कोई पुराना बैकलॉग नहीं है। टुडेज टॉपिक्स नहीं लिखा है आज, कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख देता हूं खुद ही, ठीक है। टुडेज टॉपिक में क्या क्या करेंगे? एक तो होमवर्क डिस्कशन करेंगे, शायद 2-3 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, उसके टाइप पढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल पढ़ेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थर्ड, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे एज लेंथ, रेडियस एंड डी के बीच में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये होमवर्क में क्वेश्चन था, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरी। बताना है आपको ये कौन सी कैटेगरी का सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवलेंट या जिसे नेटवर्क सॉलिड बोलते थे वो है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला दे रखा है दैट इज K2SO4। पता ही है आयन है इसमें, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, तो सर ये एक आयनिक सॉलिड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या दे रखा है? टिन। टिन आपको पता ही है क्या होता है, मेटल है ना, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत है नहीं, तो ये क्या हो गया? दैट इज मेटालिक सॉलिड हो गया। मेटल्स मेटालिक सॉलिड होंगे, ठीक है। ये क्या है? C6H6, सर बेंजीन है, ये एक मॉलेक्यूल होता है तो ठीक है सर, फिर ये मॉलेक्यूलर सॉलिड हो गया। अगर मॉलेक्यूलर सॉलिड में भी पूछना चाहते हो कि मॉलेक्यूलर सॉलिड में कौन सा है, नॉन पोलर है, पोलर है, कि क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, ठीक है, ये नॉन पोलर है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड जो होती है वो नॉन पोलर होती है। नेक्स्ट कौन सा है? यूरिया, ये भी पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये भी अमोनिया मॉलिक्यूलर सॉलिड है। H2O ये भी क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फिर भी अगर पूछना चाहते हो तो इन दोनों तीनों को इकट्ठा ही लिख देता हूं मैं, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ZnS साफ पता चल रहा है इसमें कैटायन और एनायंस हैं, तो सर ये एक आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट हमने पढ़ा ही था क्लास के अंदर कि ये कोवलेंट सॉलिड है, ये जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट कौन सा है? रुबीडियम। रुबीडियम मेटल होता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में होता है ना, तो ये क्या होगा? दैट इज मेटालिक सॉलिड होगा। आर्गन, ये भी एक एटम है, नॉन पोलर है, ये क्या कहलाएगा? नॉन पोलर सॉलिड कहलाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है सिलिकॉन कार्बाइड, सी कैपिटल आना है, सबको पता है सिलिकॉन कार्बाइड भी हमने कॉपी के अंदर लिखा था। कौन सा था ये? कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। ऐसी क्लासिफिकेशन एक और दे रखी है, बस अब की बार फाइंड आउट करना है कि आपको अमरफस कौन सा है, क्रिस्टलाइन कौन सा है। सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया हुआ है ये, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके एनसीईआरटी के भी। जितने भी पॉलीमर्स हैं मैक्सिमम उनमें से क्या होते हैं? दैट इज अमरफस ही होते हैं। जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो हमारे लिए तो जो भी पॉलीमर्स होंगे हम उसको अमरफस ही बोलेंगे। नाम में ही आ गया पॉलीयूरेथीन,
क्रिस्टलाइन को मैं आंसर सी लिखूंगा, अमरफस को मैं ए लिखूंगा, जिसमें आ ही गया है ये पॉलीयूरेथेन पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे ए। ए मींस अमरफस। नेप्थलीन, दो बेंजीन रिंग्स को जब फ्यूज किया जाता है टुगेदर, सॉरी दो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग और ये रही दूसरी बेंजीन रिंग, इनको जब इकट्ठे फ्यूज किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, नेप्थलीन। सबको पता है नेप्थलीन एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, सिर्फ क्रिस्टलाइन होते हैं। सिमिलरली बेंजोइक एसिड भी एक मॉलिक्यूल है, C6H5COOH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H10। बेंजोइक एसिड का होगा C7H6O2। स्ट्रक्चर देखना चाहो तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, तो ये भी क्या हो गया, क्रिस्टलाइन। ये भी क्या हो गया, क्रिस्टलाइन। टेफ्लॉन हमने नोट्स में भी लिखा है, PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, ये एक पॉलीमर है, नाम से पता चल रहा है पॉली टेट्राफ्लोरो। और पॉलीमर्स होंगे तो क्या होंगे, दैट इज अमरफस। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, कैटायन और अनायन नजर आ रहे हैं, तो आपको पता ही है क्या होगा, आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड क्या थे, क्रिस्टलाइन का टाइप थे। सेलोफेन, ये भी एक पॉलीमर है, तो क्या होगा, दैट इज अमरफस। फाइबर ग्लास, ये भी अमरफस के एग्जांपल में हमने लिखवाया। कॉपर एक मेटल है, मेटालिक सॉलिड हो गया। मेटालिक सॉलिड किसका एग्जांपल थे, दैट इज क्रिस्टलाइन का, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेते हैं, शायद ये नोट्स में था या नहीं था, मेरे को याद नहीं है, नहीं था तो ऐड कर लीजिएगा, लास्ट क्लास के होमवर्क में नहीं था तो ऐड कर लीजिएगा। वो सॉलिड्स जो शो नहीं करते फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग डायरेक्शन में, डू नॉट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, यही मतलब हुआ ना, डू नॉट शो सेम, सेम नहीं शो करते तो डिफरेंट होंगी। अच्छा, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट कर दी तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट कर दी, उनको क्या बोलते हैं हम, सूडो सॉलिड्स बोलते हैं, नहीं सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, ये तो अमरफस का नाम होता है। आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, नहीं ये तो अमरफस की प्रॉपर्टी होती है। पॉलीमॉर्फिक, नहीं सर, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म तो क्या होता है सर, जब एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही प्रॉपर्टी क्या होती है, एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी यही है, डायरेक्शन चेंज कर दो, प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आइए बात करते हैं यूनिट सेल्स के बारे में, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड किन्हें बोलते हैं, यस सर, जब पार्टिकल्स को रेगुलरली अरेंज किया जाता है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया जाता है 3D में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जब भी पार्टिकल्स को अरेंज करोगे तो एक पूरी बहुत बड़ी शेप आएगी, हाँ सर आएगी, वो कहलाती है स्पेस लैटिस। क्या कहलाती है, स्पेस लैटिस। मैं समझाता हूं कैसे, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपकी टी शर्ट्स ली, ठीक है, टी शर्ट को पहले एक को रखा अलमीरा में, फिर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है, ऐसे ही आपकी सारी टी शर्ट्स लगा दी। सर इतनी टी शर्ट्स तो है भी नहीं हमारे पास, मेरे पास भी नहीं है इतनी टी शर्ट, जस्ट इमेजिन, यू विल फील गुड अबाउट इट, ठीक है। आइए, सारी टी शर्ट्स का हमने स्टैक लगा दिया मम्मी ने, ठीक है। तो ऑब्वियसली मम्मी ने अरेंज कैसे किया, उनको रेगुलरली अरेंज किया, 3D में अरेंज किया, पता ही है अलमीरा 3D होती है, उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। पार्टिकल्स में अरेंज करने के बाद जो पूरा अरेंजमेंट आया, ये टी शर्ट का जो पूरा गट्ठा है, ये तो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस। क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस। इसमें से जो यूनिट बार बार रिपीट हुआ है वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। अच्छा बताओ, ये टी शर्ट का जो पूरा ये गड्ढा सा गट्ठा सा नजर आ गया है, ये किससे मिलके बना हुआ है सर, एक सिंगल टी शर्ट है, उसी को बार 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 क्या किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, तो वो जो सिंगल टी शर्ट है वो क्या कहलाएगी, यूनिट सेल। और पूरा का पूरा ये जो कहलाएगा स्टैक, ये क्या कहलाएगा, दैट इज स्पेस लैटिस। थोड़ा समझ आ गया होगा, और बात करते हैं। आपने कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ईंटें है ना, जब आती हैं बाहर से तो उनका स्टैक लगा दिया जाता है ना, बाहर कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर स्टैक लगा दिया जाता है। आपको पता है वो भी 3D में अरेंज होती है, क्योंकि उस पूरे ईंटों का जो रखा हुआ है स्टैक, उसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, ठीक है। तो वो पूरा क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस। ईंटों का पूरा वो जो लगा हुआ है सजाने के बाद, वो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस, ठीक है। उस वो बना किससे हुआ है, वो ईंट से बना हुआ है, एक सिंगल ब्रिक से बना हुआ है। जो बार बार ब्रिक रिपीट हो रही है वो क्या कहलाएगी, यूनिट सेल। और जो पूरा ईंटों का नजर आ रहा है वो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस, ठीक है। तो स्पेस लैटिस का
स्पेस लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा जो बार बार रिपीट हुआ होगा, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन स्पेस लैटिस, जो बार बार रिपीट हुआ हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। आप लोगों की इमेजिनेशन को स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन इन्वॉल्व है चैप्टर में, मैं कुछ बहुत अच्छी वीडियोस लेके आया हूं ताकि आपको उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। आइए देखते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वेल नाम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वैसे मैं पढ़ा रहा हूं क्या? स्पेस लैटिस और यूनिट सेल। आई थिंक वही वाली वीडियो, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ध्यान से देखिए, दोबारा शुरू से दिखा देता हूं अगर प्रॉब्लम है तो। पहले पहले देखिएगा, देख रहे हैं? पहले एक क्यूब था, फिर दूसरा क्यूब आया, ठीक? ऐसे ही तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्या ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट बन के आया, पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो अभी इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस। क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस, ठीक है। और जो इसका सबसे छोटा और रिपीटिंग यूनिट था, जो इसका सबसे छोटा और बिल्कुल ना, पॉज करने से पहले ही देख रहे हो कितनी स्पीड फास्ट है इसकी? हाँ, ये रहा है ना, आई डिड इट। ये जो सबसे छोटा और रिपीटिंग यूनिट था, ये क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। यही यूनिट है जो बार 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 रिपीट होके क्या बना रहा है? स्पेस लैटिस। देखेंगे यही बार बार रिपीट होके ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपकी बार? स्पेस लैटिस, ठीक है जी। वही अब इमेज बार बार रिपीट होती जा रही है वीडियो, ठीक है। अच्छी वीडियो थी, क्लैरिटी आपको इससे मिली होगी। तो मेरे ख्याल से यूनिट सेल क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। स्पेस लैटिस क्या होता है वो भी लिख दीजिए, बिल्कुल। कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी बाय रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आप? स्पेस लैटिस। यूनिट सेल क्या होता है वो पता चल गया, स्पेस लैटिस क्या होता है वो पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दो तरह के प्रीडोमिनेंटली हमने पढ़ने हैं, एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करें, अभी नॉन प्रिमिटिव भी बताएंगे, बट पहले बात करेंगे हम प्रिमिटिव के बारे में। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगा? जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ऑब्टेन होंगे। कहां पर ऑब्टेन होंगे? कॉर्नर पर ऑब्टेन होंगे। सिर्फ कौन से पार्टिकल? बेटा कोई भी हो सकते हैं, वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आयन हो सकता है। वो कहां पे होगा? कॉर्नर पे होगा। अच्छा सर एक बात, सर ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस हैं, आपके नाम से है ना सर? ए फॉर एटम, एम फॉर मॉलिक्यूल, आई फॉर आयंस, है ना? मेरे नाम के तीन वर्ड्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ठीक है। ये पार्टिकल्स की शेप क्या है? ये पार्टिकल्स की शेप क्या है? इन पार्टिकल्स की शेप है स्फेयर। किस फॉर्म में है ये? स्फेयर की फॉर्म में है। ये स्फेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो यही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है सर, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई। बट सर देखो, किसी भी पार्टिकल को अगर हम कॉर्नर पे रखते हैं, है ना, पूरा विजुअलाइजेशन का हमने माहौल बना रखा है, किसी भी पार्टिकल को अगर हम कॉर्नर पे रखते हैं, ठीक है, और ये साथ में भी तो इसके यूनिट सेल होगा, बिल्कुल। तो ये वाला कॉर्नर जो है पे अगर आप स्फेयर रखोगे, इस कॉर्नर पे अगर आप स्फेयर रखोगे, तो वो इस यूनिट सेल में भी है और इस वाले यूनिट सेल में भी है, बिल्कुल। ऐसे कई सारे यूनिट सेल्स में, ऐसे कई सारे यूनिट सेल्स में यहां रखा गया पार्टिकल प्रेजेंट होगा, बहुत सारे यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। सर कितने में प्रेजेंट होगा? बेटा उसके लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, आइए देखते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आराम से देखेंगे, आप खुद आंसर देंगे। ये देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है? इसमें क्या होता है यार, मोड होता है कोई, नाइट मोड बच्चे कहते हैं कि
2 मिनट। हाँ, नाइट मोड ऑन है, ऑलरेडी ऑन है। आई शुरू से दिखा देता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहां पर पार्टिकल्स आपको कहां पे नजर आ रहे हैं? कॉर्नर्स पे। एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। आप अपने रूम में भी देख सकते हैं, जिस भी रूम में बैठे हुए हैं, 4 कॉर्नर नीचे होंगे, 4 कॉर्नर ऊपर होंगे। आपने जब कॉर्नर पे कोई पार्टिकल रखा है, वो सिर्फ इसी यूनिट सेल में नहीं होगा, और भी बहुत सारे यूनिट सेल्स में होगा। कितनों में होगा, कितनों में नहीं होगा, बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, तो पीछे चल के बताता हूं। ये देखिए, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। ये कहलाती है एज लेंथ। क्या कहलाती है? एज लेंथ। चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो हाइट हो। क्यूब के अंदर तीनों ही सेम होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। इस एज लेंथ को हम स्मॉल ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल ए से। अपने माइंड में रखना है, एक बात। दूसरी बात, इस कॉर्नर के 3 एडजासेंट कॉर्नर्स होंगे। एडजासेंट मतलब जो इसके बिल्कुल साथ वाले कॉर्नर होंगे। कौन से 3 होंगे? नजर आ ही रहे हैं। एक है जो इधर है, इसका एक तो एडजेसेंट ये है, एक इसका एडजेसेंट ये है, एक इसका एडजेसेंट ये है। बिल्कुल ठीक बात है। ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये वाला स्फीयर इसको भी टच कर रहा होगा, ये वाला स्फीयर इसको भी टच कर रहा होगा। सर हम अभी तो टच नहीं कर रहा, बीच में गैप नजर आ रहा है। वो तो सिर्फ समझाने के लिए है। रियलिटी में ये है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एडजेसेंट कॉर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। टच करते हैं, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आइए और भी चीजें बताते हैं। जब आपने कोई स्फेयर रखा कॉर्नर पे, उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा, देख रहे हैं आप? कॉर्नर, एडजेसेंट कॉर्नर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हाँ सर नजर आ रहा है, ठीक है। उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा, 1/8 एक यूनिट सेल में होगा, बाकी 7/8 किसी और यूनिट सेल में होगा, किसी और यूनिट सेल में होगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, यहां पर सिर्फ 1/8 हिस्सा है जो इसी यूनिट सेल के अंदर होगा इसका, बाकी 7/8 हिस्सा किसी और यूनिट सेल में होगा। सर किन में होगा? बता रहा हूं, बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं। आइए उसको भी चेक करते हैं, उसको भी चेक करते हैं। तो आपने वैसे अभी चेक कर लिया था, बट फिर भी ये देखिए, ये आराम से, ये देखिए, ये रहा वो कॉर्नर एक यूनिट सेल का। यस, ये टोटल 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होगा। ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होगा। एक ये वाला क्यूब, यस, एक इसके साथ वाला क्यूब, यस, एक इसके पीछे वाला क्यूब, यस, दिखाऊं इसके पीछे वाला क्यूब? ये देखिए, ये वाला कॉर्नर एक तो इसमें है, एक इसके पीछे वाले में है, साइड वाले में है, यस। ये देखिए, 4 हो गए। ये वाला कॉर्नर इसमें आ गया, इसमें आ गया, एक इसके पीछे वाला 3, एक इसके पीछे वाला 4, और 4 कहां होंगे? 4 कहां होंगे? ये वाला कॉर्नर 4 में तो नजर आ गया। 4 कहां होंगे? 4 इसके ऊपर, 4 इसके ऊपर, एक इस वाले क्यूब के 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 ऊपर। देखो, यस, ठीक है भाई। क्या हमने ये बात को प्रूव कर लिया कि जो कॉर्नर पे स्फीयर होता है वो 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है? कितने यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है? 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसमें पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। एक बात डी में लिखेंगे इसे हम। दूसरी बात, जो भी पार्टिकल आप किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे रखेंगे, उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल में होगा, बाकी 7/8 और यूनिट सेल्स में होगा। ऐसा कहना है, ऐसा कह लो। ये भी कह सकते हो, यहां पर जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल रखा है वो 8 यूनिट सेल्स में होगा। टोटल कितने यूनिट सेल्स में होगा? 8, ठीक है। तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल रखोगे वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? कंट्रीब्यूट का मतलब कितना पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर होगा, दैट इज 1/8। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? सर 8 है, वो तो नजर आ ही रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे। अब आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। टोटल
पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहना है, प्रिमिटिव कह लो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल को ना हम लोग Z से भी लिखते हैं, किससे? कैपिटल Z से। ये कैसे निकाला जाता है? एक कॉर्नर पे कितना पार्टिकल है? 1/8। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8। 1/8 इंटू 8 कितना आ जाएगा? दैट इज 1। कितना? 1। ठीक है सर। तो टोटल 1/8 यहां होगा, 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 यहां होगा। तो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? 1। ये वही बना हुआ है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो आपने पीछे बना दिया है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डन है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पे भी होते हैं और किसी और जगह पे भी होते हैं। कॉर्नर पे भी होते हैं और किसी और जगह पर भी होते हैं। ठीक है सर, पार्टिकल कॉर्नर पे भी होते हैं, किसी और जगह पे भी होते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव सेल, पहला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FCC यूनिट सेल भी लिख देते हैं। ठीक है सर, इसमें पार्टिकल्स होते कहां पे हैं? एक तो कॉर्नर पे। कॉर्नर तो समझ आ गया, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, वही 4 ऊपर 4 नीचे। बाकी हर एक फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे क्या होगा? एक और पार्टिकल होगा। सर मुझे यही नहीं पता फेस क्या होता है। कोई बात नहीं, जिस भी यूनिट रूम में बैठे हुए हो, एक तो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, है ना किसी रूम में बैठे होगे। अब वो जिस भी रूम में बैठे होगे, या तो वो क्यूब की शेप का होगा या क्यूबॉइड की शेप का होता है। जनरली घर पे ऐसे ही रूम होते हैं, तो क्यूब होते हैं या क्यूबॉइड होते हैं। चलिए खड़े हो जाइए, पहले तो खड़े हो गए। ठीक है, थोड़ा सेंटर में आ जाओ रूम के आगे। अब ऐसे करो अपनी आर्म्स ऐसे। ठीक है, जैसे आप अपनी आर्म्स ऐसे राइट में और लेफ्ट में करेंगे, क्या 2 दीवारें नजर आ रही हैं आपको? यस, ये 2 फेस है। ठीक है, हो गए 2 फेस समझ आ गए, एक ये जो राइट वाली दीवार है और एक जो ये लेफ्ट वाली दीवार है। ठीक है, एक ये देखिए सामने, एक ऐसे करो हाथ अपना आगे और पीछे, तो क्या आपको फिर 2 दीवारें नजर आ रही हैं? एक आगे वाली, है ना, और एक इधर ये पीछे वाली। यस, ठीक है ना। एक बार राइट एंड लेफ्ट किया, एक बार आगे और पीछे किया, और एक बार हाथों को क्या करेंगे? ऊपर और नीचे। क्या आपको छत पता चल रही है? छत, ठीक है, वो भी एक फेस है। और हाथ दूसरा क्या है? नीचे। क्या आपको फ्लोर पता चल रहा है जहां पर आप खड़े हैं? ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? फेस। ठीक है, तो एक क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर, हमें क्यूब ही पढ़ना है, एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। तो ये रे, ठीक है, 2 ये रे, और एक ऊपर और एक नीचे। ठीक, फेस का सेंटर कैसे पता चलेगा? ऐसा करते हैं, मैं फेस बना लेता हूं, फेस का सेंटर अपने आप पता चल जाएगा। ये रहा फेस, क्या बना दूं? ये वाला कोई भी एक फेस पकड़ लो, ये पकड़। सर फेस का सेंटर कैसे पता चलेगा? इन डायगोनल्स को मिलाइए, मिलाइए, मिलाइए। जहां पर ये डायगोनल्स कटेंगे, जहां पर ये डायगोनल्स कटेंगे, ये क्या कहलाएगा? दैट इज फेस सेंटर। फेस सेंटर समझ आ गया? फेस किसे बोलते हैं, फेस सेंटर किसे बोलते हैं? बिल्कुल सही सर। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था? पार्टिकल्स कॉर्नर पे थे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ कॉर्नर्स लिखा। इसमें एक और लाइन ऐड कर लीजिएगा, पार्टिकल्स एट, जो बोली थी, लिखने को भी बोला था बट मैं यहां पर नोट्स में भी मेंशन कर देता हूं, एट एडजेसेंट कॉर्नर्स टच ईच अदर। जो पार्टिकल एडजेसेंट कॉर्नर पे होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे इसके 3 एडजेसेंट कॉर्नर कौन कौन से हैं? एक ये, एक ये, एक ये। तो ये वाला इसको भी टच कर रहा है, ये वाला इसको भी टच कर रहा है, ये वाला इसको भी टच कर रहा है। बट सर बीच में गैप नजर आ रहा है बेटा, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। रियलिटी में यहां पे जो स्फीयर है और यहां पे जो स्फीयर है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। समझ गए इस बात को? यस, ये वाला भी इसको टच कर रहा है, ये वाला भी इसको टच कर रहा है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है सर, सर किसी और के लिए भी एक एग्जांपल दे दो। आप दे देते हैं। जैसे इसके 3 एडजेसेंट कौन कौन से हैं कॉर्नर्स? एक ये, इसके एडजेसेंट एक ये, एक ये, एक ये। हाँ सर, एक लेंथ में, एक ब्रेथ में, एक हाइट में। बिल्कुल, ये वाला इसको भी टच कर रहा होगा, ये वाला इसको भी टच कर रहा होगा, ये वाला इसको भी टच कर रहा होगा, ये इसको टच कर रहा होगा। नहीं सर, ये इसके एडजेसेंट नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। कैसा होगा? इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है,
और इसको भी टच कर रहा है। सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो पार्टिकल्स कहां कहां पे होते हैं, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, ये भी पता चल गया। और एक और बात, यहां पर पार्टिकल एडजेसेंट कॉर्नर को टच नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर को टच नहीं करेगा। सर किसको टच करेगा, कॉर्नर अपने फेस सेंटर को टच करेगा, कॉर्नर अपने फेस सेंटर को टच करेगा। मैं आइए आपको इसका प्रूफ देता हूं, आइए इसका प्रूफ देता हूं। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्या आपको 6 फेस सेंटर नजर आ रहे हैं जो चमकते हुए से दिखाई दे रहे हैं। जैसे सर ये आगे वाला फेस सेंटर है, ये पीछे वाला, ये आगे वाला पता कौन सा है, ये वाला। ये पीछे वाला पता कौन सा है, ये दीवार वाला। ये ऊपर वाला पता कौन सा है, छत वाला। ये नीचे वाला पता कौन सा है, फर्श वाला। ये वाला पता कौन सा है, ये वाली दीवार वाला, ठीक है। और ये वाला पता कौन सा है, ये इधर वाली दीवार वाला, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और कॉर्नर तो नजर आ ही रहे होंगे 8, 1 2 3 4 नीचे वाले, 5 6 7 8 ऊपर वाले, ठीक। और देखो, कि कॉर्नर एडजेसेंट कॉर्नर को टच नहीं करेगा, कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा। ये वाला कॉर्नर भी फेस सेंटर को टच करेगा। नजर आ रहा है, ये बहुत बढ़िया फिगर है। अगर बहुत सारी पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। कॉर्नर एडजेसेंट कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है, कॉर्नर किसको टच कर रहा है, फेस सेंटर को। कॉर्नर किसको टच कर रहा है, फेस सेंटर को। कॉर्नर किसको टच कर रहा है, फेस सेंटर को। बिल्कुल सही है सर, ठीक है। देख रहे, कॉर्नर कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है। अच्छा, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये जो स्फेयर है, एटम है, ठीक है, वो मैंने इस वाली दीवार के फेस के सेंटर पे रख दिया। ये वाली जो मेरे राइट हैंड साइड पे दीवार है, आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी कोई ऐसी बॉल होगी, ठीक है। तो बताइए, अगर मैं इसके फेस सेंटर पे रखूंगा तो ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल्स में आएगा, कितने रूम्स में आएगा। एक तो इस वाले रूम में, जिस रूम में मैं हूं, एक इसके साथ वाले रूम में जो इसके राइट हैंड साइड पे होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर अगर यही पार्टिकल आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार पे डाल दिया, कहां पे डाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस के सेंटर पे डाल दिया, तो बताइए ये पार्टिकल कितने रूम्स में या कितने यूनिट सेल्स में शेयर्ड होगा। सर एक तो ये वाला रूम जिसमें मैं हूं, एक इसके लेफ्ट में जो है, बिल्कुल सर। सर अगर यही पार्टिकल आपने ऐसे ये छत पे जो था वहां पर डाल दिया, ठीक है, छत पे जो फेस है उसके सेंटर में डाल दिया, तो बताइए ये पार्टिकल कितने रूम्स में शेयर्ड होगा। एक तो इस रूम में, और एक रूम जो इसके ऊपर है। समझ गए होंगे। अगर सर यही जमीन पे डाल दिया आपने, ना जमीन पे डाल दिया, तब क्या होगा, तब कहां कहां शेयर्ड होगा ये पार्टिकल, एक तो इस रूम में और एक जो इसके नीचे रूम है, बिल्कुल। और सर अगर आपने ये जो आपके सामने की दीवार है, यहां पे अगर मैंने डाल दिया, तो एक इस रूम में और एक जो इसके आगे रूम होगा, आगे। और सर अगर पीछे वाली दीवार पे डाल दिया, पीछे वाली दीवार पे डाल दिया, तो एक इस रूम में और एक इसके पीछे वाले रूम में। साफ पता चल रहा है, 6 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं कि जब भी पार्टिकल फेस सेंटर पे होगा तो एक यूनिट सेल में आधा होगा, क्योंकि 2 यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है ना, 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है यहां और इसके साथ वाले में, तो आधा इधर होगा आधा ही उधर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं, आधा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी नजर आ जाएगा। कॉर्नर वाला 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है, तो एक यूनिट सेल में 1/8। फेस सेंटर वाला 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है, तो एक यूनिट सेल में 1/2। ये देखिए बड़ा शानदार सी पिक्चर है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा होगा आपको ये विजुअलाइज करने में। यूनिट सेल वाला आधा इस वाले में आधा आगे वाले में, ये 1/8 1/8 1/8 1/8, ये हाफ और आगे हाफ, ठीक है जी। चलो चलते हैं आगे। वही वाला रिपीट होना शुरू हो गया दोबारा। जो जो चीजें बताई हैं वही सारी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर और फेस सेंटर पे होते हैं, ठीक है। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, अभी अभी बताया। नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 होते हैं, अभी अभी बताया। पार्टिकल्स एट कॉर्नर टच देयर फेस सेंटर, है ना, अपने फेस सेंटर को टच करते हैं, कॉर्नर से एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। एंड डू नॉट टच देयर एडजेसेंट कॉर्नर्स। आपको
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल बी फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, जिसको हम z से लिखते हैं, किसके बराबर होगा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर 8, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, कितने फेस सेंटर पे है, 6 फेस सेंटर पे, टोटल कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही एक और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में BCC भी बोलते हैं। पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होंगे, एक तो कॉर्नर पे होंगे और एक बॉडी के सेंटर पे होंगे। यहां पर नजर आ ही रहा है, ये 8 आपको कॉर्नर नजर आ रहे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और ये बॉडी का सेंटर नजर आ रहा है। सर बॉडी का सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताइए। पहले एक क्यूब बना लेते हैं। बड़ा हूं आज भी वही, ये बात है। अब देखिए, इस वाले कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाइए, है ना, इसे बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं। और किसी दूसरे बॉडी डायगोनल, मतलब कि इसका टॉप दूसरे का बॉटम, अब उसी का टॉप और पहले वाले का बॉटम, इसका टॉप था इसका बॉटम था, अब इसका टॉप होगा दूसरे वाले का बॉटम। ये बीच में जहां पे कटेंगे, ये कटेंगे, इसे क्या बोलेंगे आप, बॉडी सेंटर। आप अपने रूम में इमेजिन करना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए, सेंटर पे आ जाइए, सेंटर पे, रूम के सेंटर पे आ जाइए, आगे रूम के सेंटर पे, और अपनी आर्म्स को ऐसे कर लीजिए, एक इधर 45 डिग्री पे कॉर्नर नजर आ रहा है, और दूसरे वाली ऐसे ही नीचे नीचे नीचे, ठीक है, आर्म्स, ठीक है। आपको वो ऊपर एक कॉर्नर नजर आ रहा होगा और इधर एक नीचे कॉर्नर नजर आ रहा होगा, उसको मिला दीजिए, ये एक बॉडी डायगोनल है। अब इन्हीं का एंगल आप रिवर्स कर लो, जो नीचे था उसको ऊपर कर लो, जो ऊपर था उसको नीचे कर लो, नजर आ गया। अब की बार ऊपर इधर हो जाएगा और नीचे इधर हो जाएगा, कॉर्नर नजर आ रहा है, ये भी एक बॉडी डायगोनल है। अब इसको भी मिला दीजिए, बीच में आके ये कहीं पे कटेंगे, है ना, एक आपने डायगोनल ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया, बीच में आके कहीं पे ये कटेंगे, वो क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर, क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर। अब यहां पर अगर आपने स्फेयर रखा होगा तो बताइए कितने और रूम्स में शेयर्ड होगा, किसी में नहीं सर, क्योंकि ना तो ये इस वाले रूम में, ना इधर वाले में, ना ऊपर वाले में, ना नीचे वाले में, ना आगे वाले में, ना पीछे वाले में, पूरा का पूरा स्फेयर ये इसी रूम के अंदर होगा। यानी कि बॉडी सेंटर पे जब पार्टिकल रखा जाता है, बॉडी सेंटर पे जो पार्टिकल रखा जाता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 1, है ना, किसी और यूनिट सेल में वो शेयर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें भी एडजेसेंट कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करते हैं। आइए इन सबको विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, आज सारी वीडियोस हैं हमारे पास ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए पार्टिकल्स कहां कहां पे हैं, कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे। इधर देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। देखिए पार्टिकल नजर आ रहे हैं आपको, 4 नीचे वाले कॉर्नर, 4 ऊपर वाले कॉर्नर, और बीच में ये बॉडी सेंटर नजर आ रहा है, बिल्कुल। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है क्योंकि 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है क्योंकि सिर्फ इसी यूनिट सेल में होगा, किसी से शेयर्ड नहीं होगा। ये देख रहे हैं, एडजेसेंट कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एडजेसेंट कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, देखिए एडजेसेंट कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, कॉर्नर बॉडी सेंटर को, कॉर्नर बॉडी सेंटर को, कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहे हैं, पूरा घूमता हुआ देख लीजिए, हमेशा बीच में गैप नजर आएगा एडजेसेंट कॉर्नर में। जो बॉडी सेंटर पे है वो पूरा यूनिट सेल के अंदर है, देखो कोई भी हिस्सा उसका बाहर नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। देखिए ऐसे अगर काटेंगे तो आप देखेंगे
ये 1/8 1/8 1/8 1/8, ये बट पूरा का पूरा अंदर है, पूरा का पूरा। ठीक है, बहुत शानदार विजुअलाइजेशन है, कभी भूल नहीं पाएंगे इन सब चीजों से आप। ठीक है जी, पार्टिकल्स कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे होंगे। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्स एक ही होते हैं। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जिसको हम Z भी बोलते हैं BCC के लिए। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, कितने कॉर्नर होते हैं? 1। क्या टोटल 2 आ जाएगा? यस। उसके बाद हाँ, ये भी MIT में लिखना है आपको, BCC यूनिट सेल। पार्टिकल्स एडजेसेंट कॉर्नर पे टच नहीं करते हैं, जो पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं वो बॉडी सेंटर को टच कर रहे हैं। पार्टिकल्स एट कॉर्नर टच बॉडी सेंटर। ठीक है, एक और यूनिट सेल पढ़ना है हमने, दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बहुत आसान है क्योंकि FCC से ही हमने डिराइव किया हुआ है। पार्टिकल्स कहां पे होंगे? कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं, 4 नीचे वाले कॉर्नर, यस, 4 ऊपर वाले कॉर्नर, यस, और किन्हीं 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे। किन्हीं 2, सारे फेस सेंटर पे नहीं, किन्हीं 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे। जैसे इस फिगर में हमने जो बना रखे हैं वो कौन कौन सा है? एक तो ये छत वाला फेस सेंटर, और एक जो ये नीचे फर्श वाला फेस सेंटर है, यही 2 है। ठीक है, तो पार्टिकल्स कहां कहां पे? पार्टिकल्स एट कॉर्नर एंड एनी 2 ऑपोजिट, इन्हीं 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे है। ठीक है, फिर इसका भी Z निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जिसको Z भी बोलते हैं हम लोग, क्या होगा वो? 1/8 इंटू 8। तो कॉर्नर्स के कारण आ गया है ना, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं। बेटा फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, नंबर ऑफ फेस सेंटर 2 होते हैं। क्या ये 1 और ये 1, क्या टोटल 2 आ जाएगा? बिल्कुल। एक नेक्स्ट यूनिट सेल आपको पढ़ा जरूर रहा हूं, बट इसको हम जनरली नॉन प्रिमिटिव में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है सर, ठीक है। ये है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। सर इसमें पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं एक तो कॉर्नर पे एंड एज के सेंटर पे। सर ये एज क्या होता है और उसका सेंटर क्या होता है? पहले कॉर्नर्स देख लीजिए, नजर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सर बिल्कुल। सर एज क्या होता है? कोई भी, चाहे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, चाहे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वो क्या कहलाएगी? एज कहलाएगी। ठीक है सर, इसका मतलब इसकी 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी, 4 हाइट होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये 4 लेंथ नजर आ रही होंगी आपको, एक ये, एक 2 3 4 ब्रेथ भी नजर आ रही होंगी आपको, 2 3 4। रेड से बनाई है, लेंथ मैंने ग्रीन से बनाई है, और 4 आपको हाइट भी नजर आ रही होंगी जो ऑलरेडी वाइट से बनी हुई है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, वो एज ही कहलाएगी। ठीक, क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। ठीक है, तो इसके 12 एजेस हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होती है। ठीक है सर, इसका सेंटर आप समझ गए होंगे, इसका और इसका सेंटर, मिड पॉइंट, यहां पर हमने पार्टिकल रखा हुआ है। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/12 होता है। कितना होता है? सॉरी 1/4 होता है। कितना? 1/4। मैं समझा देता हूं। अगर आपने ये क्यूब है और इसको इसके सेंटर पे रखा, जैसे यहां पर ये ग्रीन वाला हमने रखा हुआ है, तो पता ये कौन कितने यूनिट सेल्स में शेयर्ड होगा? यस सर, एक तो ये यूनिट सेल, एक इसके आगे वाला, इतना ही बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा, बट मैं है नहीं मेरे पास इतना बड़ा, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, एक इसके ऊपर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और एक जो यहां आया था, जो यहां आया था,
उसके ऊपर वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वाला एज 4 यूनिट सेल्स में होगा, एक इसमें, एक इसके आगे वाले में, यस सर, एक इसके ऊपर वाले में, यस सर, और एक जो इसके आगे था उसके ऊपर वाले में, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ठीक है। तो इसका मतलब एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। कितना, 1/4 कॉर्नर्स पे होंगे और एज सेंटर पे होंगे। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 4 यूनिट सेल्स में है तो एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1/4। नंबर ऑफ एज सेंटर्स 12 होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ये नॉन प्रिमिटिव में काउंट नहीं होता है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जिसको Z लिख देते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, कितने कॉर्नर्स हैं, 8। एच सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, कितने एच सेंटर हैं, 12। ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा, ठीक है सर। जो हमने पढ़ा है उसकी एक छोटी सी समरी मैं यहां पर बता देता हूं आपको, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना। क्या आपको 8 कॉर्नर नजर आ रहे हैं, यस। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल्स में होता है, तो एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1/8। फेस सेंटर 6 होते हैं, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, पीछे, आगे। फेस नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने होते हैं, दैट इज 6। और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, दैट इज हाफ, ठीक है सर। बॉडी सेंटर पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, जहां पे कटेगा वो क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर। कितने बॉडी सेंटर होते हैं सर, एक। और क्योंकि बॉडी सेंटर पूरा यूनिट सेल के अंदर होता है, वहां पर रखा गया पार्टिकल किसी के साथ भी शेयर्ड नहीं होता है, किसी और यूनिट सेल के साथ, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर होता है। ठीक, नेक्स्ट है एज सेंटर। एज सेंटर आपको पता है टोटल 12 एजेस हैं, यस सर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ एज सेंटर्स कितने होते हैं सर, 12 होते हैं। और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एज सेंटर पे रखा गया पार्टिकल टोटल 4 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होता है, तो एक यूनिट सेल में कितना होगा, दैट इज 1/4। ये सिर्फ समरी हो गई जो हमने पढ़ा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो थिंक विदाउट इंक से ही हो जाएंगे। सर नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, सिर्फ कॉर्नर पे है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर 8, 1/8 × 8, यानी कि ए कितना हो गया, 1 हो गया। फेस सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, बी, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, नंबर ऑफ फेस सेंटर 6, तो नंबर ऑफ बी कितने हो गए, हाफ × 6, 3 हो गया। तो ए कितना है, 1, बी कितना है, 3, तो फॉर्मूला हो गया AB3। बट अगर आप कहेंगे नहीं सर पेन उठाइए करके दिखाइए, तो मैं कर देता हूं। नंबर ऑफ ए कहां पे है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर 8, नंबर ऑफ बी कंट्रीब्यूशन हाफ, नंबर ऑफ फेस सेंटर 6, तो A1 B3। याद रखना
अगर कभी कोई फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसा आ जाता b3/5 आ जाता, तो बेटा इसको इंटीजर में जरूर कन्वर्ट करना है, इंटीजर में जरूर कन्वर्ट करना है। सर अगर कहीं पे ये 3/5 आ जाता तो इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर दे, कैसी बात कर रहे हो बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 3 में कन्वर्ट हो जाता। बिल्कुल सर, अकेले इसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या दूसरा जो होगा उसको भी, बेटा उसको भी, दूसरे वाले को भी, ठीक है, करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं। अगर पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है, तो जेड निकालिए। अरे तो थिंक विदाउट थिंक से ही हो जाएगा। कॉर्नर पे है तो कितने हो जाएंगे, 1/8 इंटू 8। फेस सेंटर पे है तो हाफ इंटू 6। बॉडी सेंटर पे है तो 1 इंटू 1। टोटल कितने हो गए, कॉर्नर के कारण 1, फेस सेंटर के कारण, फेस सेंटर क्यूबिक नहीं, फेस सेंटर के कारण 3, हाफ इंटू 6 3, बॉडी सेंटर के कारण 1, आ जाएगा 5। बट फिर वही पेन उठाइए तो उठाते। जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना। कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर 8। फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, नंबर ऑफ फेस सेंटर 6। बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1। 1 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 5। अगर ए कॉर्नर पे है और बी ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे है, ऑल्टरनेट का मतलब आधा नहीं होता है, नहीं होता है। ऑल्टरनेट का मतलब है जहां पर है उसके साथ वाले पे नहीं है, जहां पर है उसके साथ वाले पर नहीं है, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा। ओके, पहले नंबर ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए में तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर 8। सर नंबर ऑफ बी, कंट्रीब्यूशन तो हाफ होता है, बट यही नहीं पता कि कितने पे है कितने पे नहीं है, ठीक है। अब अपने रूम में जहां पर भी है खड़े हो जाइए पहले तो, ठीक। और अपना राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो फेस है उसके फेस सेंटर पे इमेजिन कर लो कि ये पार्टिकल है। कहां पर है, राइट हैंड साइड वाले फेस पर है, राइट हैंड साइड वाले पे है। राइट हैंड साइड वाले का एडजेसेंट फेस कौन सा है, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ वाला फेस कौन सा है, सर इसके साथ वाला, एक तो ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, जुड़ा हुआ है जो इस, अरे यार इस दीवार के साथ कौन कौन सी और दीवार, फर्श या छत जुड़ी हुई है इस दीवार के साथ, इस दीवार के साथ, सर एक तो ये वाली छत दीवार जुड़ी हुई है इधर वाली, है ना, सामने वाली, बिल्कुल। एक ये वाली जुड़ी हुई है, बिल्कुल पक्का। छत जुड़ी हुई है इस दीवार के साथ, हाँ सर जुड़ी हुई है। क्या फर्श जुड़ा हुआ है इस दीवार के साथ, यस, तो इसका एडजेसेंट हो गया, ठीक है। यहां पे है, यहां पे है, तो इसका मतलब इसके साथ वाले पे नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा क्योंकि वो इसके एडजेसेंट है, फर्श पे वाले पे फेस पे नहीं होगा, इस वाली दीवार पे नहीं होगा, इस वाली दीवार पे भी नहीं होगा, ठीक। इन चारों का, इन चारों का, दोनों दीवारों का, फर्श का और इसका एडजेसेंट, ये वाली दीवार भी है ना सामने वाली, बिल्कुल। इन चारों पे नहीं है ना, इन चारों पे नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो इस सामने वाले पे होगा, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामने वाले पे होगा। एडजेसेंट का मतलब होता है, सॉरी ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि जिस पे है उसके साथ वाले पे नहीं है। तो पार्टिकल्स कहां कहां पे है, पार्टिकल्स कहां कहां पर है, सर एक तो इस वाली दीवार के फेस सेंटर पे और बी वाला इस वाली दीवार के फेस सेंटर पे, ठीक है। पूरा इमेजिन कराने की कोशिश आपको करी गई है, सिर्फ 2 फेस सेंटर पे। चेक करके देख लो, चाहे चाहे चेक करके देख लो। देखो मैं इस वाली दीवार को रेफरेंस मान लेता हूं, इस दीवार पे है तो इसके साथ वाले पे नहीं होना चाहिए। इसके साथ वाली कौन कौन सी दीवार है, सर एक तो ये वाली है ना, खड़े हो गए रूम में तो मेरे साथ समझ आ रहा होगा, मैं जिधर हाथ कर रहा हूं तुम भी उधर हाथ करते जाओ। ये वाली दीवार पे है तो इसके साथ वाली दीवार एक तो ये है, इस पे नहीं होगा, एक तो ये है, इस पे भी नहीं होगा, एक छत भी इसके साथ वाली है वो उस पे भी नहीं होगा, और फर्श भी इसके साथ वाला नहीं होगा, ठीक है। इन चारों पे नहीं है तो इस पे होगा ही होगा, है ना, इस, क्योंकि ये चारों जो हैं इसके भी तो एडजेसेंट है, इन चारों पे नहीं है तो इस पे होगा। तो नंबर ऑफ बी भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, हाफ इंटू 3 कर देंगे, 3/2 करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए भी कितना है 1, बी भी कितना है 1, कितना आ जाएगा ए बी। अगर ए कॉर्नर पे है, ठीक है, बट मिसिंग फ्रॉम 1 कॉर्नर, अच्छा, यानी कि नंबर ऑफ ए पता कितने लिखने हैं, 1/8 इंटू 7 लिखा है ना, 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर पर नहीं है, नहीं है तो 1/8 इंटू 7, ए आ जाएगा 7/8, ठीक है। एंड बी फेस सेंटर पे, ठीक है, लिखा नहीं हुआ कितने फेस सेंटर पे, तो सारे फेस सेंटर पे मानो, ठीक है। तो बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 क्योंकि 6 फेस सेंटर होते हैं, तो बी कितना आ गया 3, ए कितना आ गया 7/8, ए 7/8 बी 3, फॉर्मूला बताना है।
सर फिर वही नीचे 8 आ रहा है तो दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। बी जो 3 था उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ए 7/8 था उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A7 B24 ये आंसर है। बट अगर आप कहेंगे नहीं सर पेन उठाओ फिर बताओ तो बता देते। नंबर ऑफ ए कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, सिर्फ 7 कॉर्नर्स पे है पार्टिकल, बिल्कुल। नंबर ऑफ बी बताओ, हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन फेस सेंटर का, नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 होते हैं। तो ए कितना आ गया 7/8, बी कितना आ गया 3। फिर भाई इस डिनोमिनेटर वाले को हटाना है तो दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। A7 बच गया, B24, A7 B24। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो यहां तक छोड़ के नहीं आना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आना है, ठीक है। चलिए बताइए, खुद करिए क्वेश्चन। प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कहां पे होते हैं? सर प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक ही टाइप होता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो लैटिस पॉइंट्स कहां पे होंगे? लैटिस पॉइंट वो होते हैं जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल जहां पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कौन है? कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल कॉर्नर, लैटिस पॉइंट कौन है? कॉर्नर और फेस सेंटर, क्योंकि कॉर्नर और फेस सेंटर में पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा बताओ कितने लैटिस पॉइंट्स हैं फेस सेंटर्ड में? कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बताइए। फिर पार्टिकल्स कहां कहां पे हैं? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो 8 कॉर्नर पे और 6 फेस सेंटर पे। पता ही 8 कॉर्नर है और 6 फेस सेंटर, तो कितने लैटिस पॉइंट्स हो गए? 8 कॉर्नर वाले और 6 फेस सेंटर वाले। सर 14 हो गए। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 14 हो गए? नहीं नहीं बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 14 नहीं हुए, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वही रहेंगे जो फेस सेंटर में होते थे, 1/8 × 8 + ½ × 6। ये इतने पॉइंट्स हैं जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है। पार्टिकल तो 4 ही है बेटा टोटल उसमें यूनिट सेल। आइए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में लैटिस पॉइंट्स कौन से होंगे? जो जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है। पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट होता है BCC में? कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे। वही सेंटर ऑफ यूनिट सेल मतलब बॉडी सेंटर। इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कहां पे होते हैं? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। ये रहा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, बेसिकली Z पूछा हुआ है। सिंपल क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड में और बॉडी सेंटर्ड में। सिंपल क्यूबिक में 1 था, फेस सेंटर में 4 था, बॉडी सेंटर में 2 था। 142, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लैटिस पॉइंट्स बताने हैं आपको सिंपल क्यूबिक में, जहां जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वही लैटिस पॉइंट्स। FCC के अंदर लैटिस पॉइंट्स और BCC के अंदर लैटिस पॉइंट्स। सिंपल क्यूबिक में 8 है, 8 कॉर्नर होते हैं, इसमें 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर, 8 + 6 14 आ जाएगा। और BCC में पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, 8 कॉर्नर और 1 बॉडी सेंटर। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रहा हूं। 3 एलिमेंट है ABC, ठीक है, क्रिस्टलाइज करके एक सॉलिड लैटिस बना रहे हैं, सॉलिड कोई क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। ए कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। नंबर ऑफ ए पता ही चल गया, 1/8 × 8 1 हो गया। बी जो एटम्स हैं वो क्यूब के सेंटर पे है, यानी कि बॉडी सेंटर पे। नंबर ऑफ बी भी 1 हो गया, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर भी 1 होते हैं, ठीक है। और सी एटम एज पे है, एज के वही सेंटर पे होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो नंबर ऑफ सी कितने हो जाएंगे? एच सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, नंबर ऑफ एच सेंटर 12 होते हैं, 1/4 × 12 3 आ जाएगा। तो ए कितना था? 1,
बी कितना था 1, सी कितने थे 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ABC3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। थिंक विदाउट इंक से करिएंगे ऐसे क्वेश्चंस, मैंने कुछ होमवर्क में भी आपको दिए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल सिस्टम किसे बोलते हैं? आपने अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल पढ़े, यस। उन यूनिट सेल को क्या हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, वही बताता है हमें क्रिस्टल सिस्टम। बता रहा हूं आराम से सुनिए। बेसिकली यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं बताता हूं कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जिसको हमने ABC से लिखा हुआ है, इसने इसको लेंथ माना हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट जिसको माना हुआ उसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसको ABC, ठीक है। और बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा बोल रखा है, ए और सी के बीच में जो एंगल है उसको बीटा बोल रखा है, ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको गामा बोल रखा है। तो ये पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, जो 6 होते हैं, जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, एज वेल एज एंगल जो है 3, अल्फा, बीटा और गामा को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 6 पैरामीटर्स के बिहाफ पे, इन 6 पैरामीटर्स के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, सात टाइप के, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं, कैन बी फॉर्म। सर वो कौन से होंगे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, बताता हूं मैं आपको। ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हमने लिखे हुए हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक है, ये ट्राई क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक, हेक्सागोनल या रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का एक और नाम भी होता है ट्राइगोनल। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसकी एज लेंथ तीनों सेम होती है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा भी कितना है 90 डिग्री। अगर हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम रखें, अल्फा, बीटा, गामा को 90 रखें, तो कौन कौन सा यूनिट सेल बन सकता है? एफसीसी भी बन सकता है, बीसीसी भी बन सकता है, सिंपल क्यूबिक भी बन सकता है। इनके एग्जाम्पल ये रहे। एग्जाम्पल सिर्फ वही याद करेंगे जो हम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ऑल्दो नई वाली एनसीईआरटी से ये डिलीटेड है, बट फिर भी जो पूरा आपके पास एनसीईआरटी होगी पुरानी वाली, वहां से सिर्फ वही एग्जाम्पल याद रखेंगे जो इसका एग्जाम्पल है, बाकी मैं पूरा टेबल याद करवा देता हूं। नेक्स्ट टाइप का सिस्टम है टेट्रागोनल, जिसमें लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, हाइट सेम नहीं है, बट एंगल तीनों के सेम होंगे, तब ये दोनों बन सकते हैं, फेस सेंटर्ड नहीं बन सकता। ऑर्थोरोम्बिक में ना लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट एंगल तीनों कितने हैं 90 डिग्री। इसमें बीसीसी भी बन सकता है, सिंबल भी बन सकता है, एंड सेंटर्ड भी बन सकता है, एफसीसी भी बन सकता है। मोनोक्लिनिक में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट अल्फा, गामा 90 है, बीटा 90 नहीं है, ठीक है। सिंपल और एंड सेंटर्ड बन सकता है, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड नहीं बन सकता। ट्राई क्लिनिक हो, हेक्सागोनल हो, रोम्बोहेड्रल हो, इन तीनों में सिंपल तो बन सकता है, बट लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होगी, तीनों सेम नहीं होगी, एंगल भी तीनों सेम भी नहीं होंगे और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे, ठीक है। हेक्सागोनल में लेंथ, ब्रेथ सेम है, हाइट सेम नहीं है, एंगल अल्फा, बीटा 90 है, बट गामा 120 है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल में तीनों की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है, तीनों एंगल तो सेम है, बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, पता नहीं कितने होंगे, 120 होंगे, कितने होंगे, बट तीनों एंगल तो सेम है, बट वो 90 के डिग्री के इक्वल नहीं है। आइए पूरा इसको याद करते हैं, क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज ही इसमें से आ जाएगा। इसको पूरे को याद कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर एमआईटी की फॉर्म में। चलिए ठीक है, मैंने इनके पहले वर्ड्स के लिए एक निमोनिक बना रखा है, वो ऐसा है कुछ, ठीक है, कि मान लेते हैं तुम्हारा नाम रैम्बो है ना, तो तुम्हें बोल रहा हूं मैं, है ना, कोई तो ऑफिस में तेरी होगी ना रैम्बो, है ना, बिल्कुल कोई ना कोई तो होगी जिसको तुम अपना कह सकते होगे अपने ऑफिस में। हाँ सर, कोई तो, सर वो मेरी नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी देख के लगता है कि वो हमारी है ना। हाँ बेटा, ये तुम्हारा ऑफिस ही ऐसा है बेटा,
हमारा ऑफिस नहीं है, हमारा ऑफिस बड़ा क्लीन है, ठीक है। कोई तो ऑफिस में तेरी होगी। होगी रेम्बो, है ना। आइए बात कर लेते हैं, हम किन किन के बारे में बात कर रहे हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है। क्यूबिक, नेक्स्ट कौन सा है अपना, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। हम जो रोम्बोहेड्रल है उसी का नाम क्या है, दैट इज ट्राइगोनल। क्या हमें सातों क्रिस्टल सिस्टम याद हो जाएंगे? बिल्कुल सर। बट सर उन सातों क्रिस्टल सिस्टम की ये कैसे याद होंगी, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसे याद होगी? बिल्कुल। क्या टोटल 7 है? यस। तो फर्स्ट एंड लास्ट की एज लेंथ सेम है। अच्छा, और वो पता क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। देखो याद हमने एक किया, बट याद कितने हो गए? दो। फर्स्ट और लास्ट की लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम है। यस सर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। सेकंड और सेकंड लास्ट क्या भी, लेंथ ब्रेथ सेम है बट हाइट इक्वल नहीं है, लेंथ ब्रेथ सेम है बट हाइट इक्वल नहीं है। अच्छा, सेकंड, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, फर्स्ट लास्ट का मतलब है इन दोनों के बारे में बात हो रही है। सेकंड और सेकंड लास्ट का मतलब है ये सेकंड और ये सेकंड लास्ट, ठीक है। सेकंड और सेकंड लास्ट की भी एज लेंथ सेम है। वो है क्या, लेंथ ब्रेथ सेम है, हाइट सेम नहीं है, ठीक है। सर बाकी बच गया 3 4 5, उन तीनों की सेम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो एज लेंथ सेम है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सब की एज लेंथ सेम है। और है क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही इक्वल नहीं है। थर्ड में भी ऐसा ही है, फोर्थ में भी ऐसा ही है, फिफ्थ में भी है। टोटल 7 याद करनी थी, याद हमने सिर्फ कितनी करी है, 3, उससे सातों याद हो गए अपने माइंड में, ठीक है। साथ साथ मेरे बोलते रहेंगे, जब तक मैं कंप्लीट करूंगा तब तक ये खत्म भी हो चुका होगा आपका। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल पहले तीनों के सेम है, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल बी और 90 बी। बस एंगल्स, यहां पर बात हुई थी एज लेंथ के बारे में, अब हम याद करने लगे हैं दैट इज एंगल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के एंगल्स सेम होंगे, सेम। सर वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और 90 डिग्री भी है, ठीक है। जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। फिफ्थ ये वाला, फोर्थ वाले की बात नहीं कर रहा हूं, फिफ्थ वाले की बात कर रहा हूं। ये इन तीनों का ऑपोजिट है। यहां पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा, फिफ्थ इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट थ्री, ऑफ फर्स्ट थ्री। क्या हो जाएगा, यानी कि वो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है सर। अब बात करते हैं फोर्थ और सिक्स्थ में, फोर्थ और सिक्स्थ में, ठीक है। इनमें दोनों में दो एंगल सेम है। फिर फोर्थ वाले में अल्फा गामा 90 है, हेक्सागोनल वाले में अल्फा बीटा 90 है। हेक्सागोनल वाले में हमेशा याद रखिएगा एक एंगल 120 का होगा, गामा 120 का होगा, गामा 120 का होगा, और उसमें तीसरा एंगल 90 नहीं होगा, ठीक है सर। फोर्थ
एंड सिक्स्थ में दो एंगल सेम होंगे। फिर कौन कौन से दो एंगल सेम होंगे बात करते हैं। फोर्थ वाले में अल्फा बीटा इक्वल भी है, और फोर्थ वाले में सॉरी अल्फा गामा इक्वल है। फोर्थ है ना, तो अल्फा गामा आएगा। अल्फा गामा 90 है और इसमें अल्फा बीटा 90 है। याद रखिएगा सिक्स्थ वाला हेक्सागोनल है और इसमें हमेशा गामा 120 आएगा आएगा। हेक्सागोनल वाले में एक एंगल 120 आएगा ही आएगा, याद रखना। इसमें अल्फा गामा 90 है बट बीटा 90 नहीं है। बीटा 90 नहीं है, बीटा 90 नहीं है। ठीक है, लास्ट रह गया दैट इज सेवंथ वाला। सेवंथ वाले में अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है बट वो 90 के इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है बट वो 90 के इक्वल नहीं है। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। सिर्फ याद करने के बाद दो दो तीन तीन बार लिखेंगे, टेबल अपने आप याद हो जाएगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा। एमआईटी पे ध्यान देंगे तो। सर इनके ब्रेवियस लैटिस कैसे याद करेंगे? ब्रेवियस लैटिस यही है कि एक क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इनको कैसे याद करेंगे? यहां पर देखो जरा, बी एस एफ है ना, इसका नाम बी, इसका एफ, इसका एस, इसका नाम एफ, इसकी जगह लिख दूंगा बी एस एफ। अब अगले वाले में पता क्या करना है? एफ माइनस कर देना। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर बी एस एफ में से एफ चला गया तो क्या बच गया? बी और एस बच गया। ठीक, बी और एस बच गया। ठीक है, उससे अगले वाले में ई एफ ऐड कर देना है, ई एफ ऐड कर देना। बी और एस तो पहले ही था, ई और एफ ऐड कर दिया, एंड सेंटर्ड और फिर सेंटर। ठीक, फिर उसके वाले में बी एफ रिमूव कर देना है, बी एफ रिमूव कर देना है, बी रिमूव कर दिया, एफ रिमूव कर दिया, क्या बच गया? सिंपल और एंड सेंटर्ड। हाँ, सिंपल और एंड सेंटर्ड। लास्ट वाले तीनों में एस एस एस, क्या? एस एस और एस। मेरे ख्याल से याद हो चुका होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं आगे इसको एमआईटी की फॉर्म में लिख देता हूं आपके लिए। ब्रेवियस लैटिस कैसे याद करेंगे? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड, टोटल 7 है ना क्रिस्टल सिस्टम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। बस पहले वाले का याद करो कि वो क्या है, बी एस एफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब उसमें से एफ माइनस कर दो, यानी कि यहां पर क्या बच जाएगा? बी और एस। उसमें ई एफ ऐड कर दो, ई एफ ऐड कर दो, तो क्या बच गया? बी एस तो पहले था, ई और एफ और आ गया, यानी कि बॉडी सेंटर्ड भी होगा, सिंपल भी होगा, एंड सेंटर्ड भी होगा और फेस सेंटर भी होगा। फिर इसमें से बी एफ माइनस कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बी एफ माइनस कर देंगे तो सिंपल और एंड सेंटर्ड बचेगा। फिफ्थ सिक्स सेवंथ में एस एस और एस। ठीक है, सिर्फ सिंपल, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक। ये हमने कुछ बना भी रखे हैं, है ना। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, वो बताने वाली बात है नहीं। क्यूबिक में तीनों बन सकते हैं, बी एस और एफ। ये तो मतलब कि ये कोई काम का नहीं है, नजर ना भी आए तो काम चल जाएगा, इससे हमारे काम का नहीं है। स्पेस लैटिस किया, पेज थोड़ा ये गलती से नीचे आ गया हुआ है, इसको ऊपर ले जाता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितने होंगे? ब्रेवियस लैटिस, क्रिस्टल सिस्टम जितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेवियस लैटिस। ये टोटल नंबर होंगे 14। कितने? 14। काउंट करा दो? हाँ सर करा दो एक बार, बिल्कुल। आइए, आप अगर इधर देखेंगे, ये देखिए यहां पर कितने हैं? ये बी एस एफ 3 हो गए। यहां पर कितने हैं? 2, 5 हो गए, 3 और 2 5। यहां पर 4 होंगे, 6, सॉरी 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए। सॉरी काउंटिंग गलत करी है मैंने। 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 2 11, 12, 13, 14। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, है ना। काउंटिंग करते टाइम कुछ रिपीट हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितने हो गए? 14। ठीक है,
कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मोस्ट सिमेट्रिकल है एंड मोस्ट अनसिमेट्रिकल है? ये सारे एमआईटी में है, मैं आपको बता चुका हूं, ये एग्जाम में आते हैं बेटा। सिमेट्रिकल कौन सा है और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है? तो ऑब्वियसली जिसमें सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होंगे, एंगल भी सारे सेम होंगे, ठीक है, वो सिमेट्रिकल होगा, और जिसमें कुछ भी सेम नहीं होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। एमआईटी इजी चल रहे हैं, पिछले पेज पे भी वही था, इस पेज पे भी वही है। देखिए इसमें देखिए एंगल भी एज लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है, 90 डिग्री के इक्वल है। कौन सा है ये? क्यूबिक। अच्छा, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट भी एक दूसरे के सेम नहीं है, एंगल भी एक दूसरे के सेम नहीं है, और वो 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। ये हो गया ट्राइक्लिनिक। मोस्ट अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कौन सा आया? ट्राइक्लिनिक। और मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा आया था सर? क्यूबिक। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर, करो जल्दी जल्दी। सिमेट्रिकल कौन सा है और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है? पहले अनसिमेट्रिकल बताना है, फिर सिमेट्रिकल बताना है। अनसिमेट्रिकल अभी अभी बताया ट्राइक्लिनिक, और सिमेट्रिकल कौन सा है? क्यूबिक। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वो क्रिस्टल सिस्टम जिसके यूनिट सेल पैरामीटर दे रखे हैं, ए लेंथ इतनी दे रखी है, बी 0.38 दे रखी है, ये दोनों सेम है, यानी कि लेंथ ब्रेथ सेम है और हाइट सेम नहीं है। ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये पता किसमें आया था? या तो सेकंड में या सेकंड लास्ट में। सेकंड और सेकंड लास्ट में ऐसा था ना, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बिल्कुल। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना तो पता चल गया था, ये वाला या तो सेकंड होगा या सेकंड लास्ट होगा। अल्फा बीटा गामा 90 पता चलते ही सर ये तो तीनों एंगल सेम है और 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये सेकंड होगा सर, क्योंकि सिक्स्थ वाले में तो ऐसा नहीं था। सिक्स्थ वाले में तो ऐसा नहीं था, सिक्स्थ वाला हेक्सागोनल था ना, उसमें एक एंगल 120 डिग्री था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा था? कोई तो, दैट इज टेट्रागोनल। ऑप्शन नंबर बी। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा सर? ऑर्थोरोम्बिक में क्या था? पहली बात तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी था, ठीक है। तीसरे नंबर पे है ना कोई तो ऑफिस, ठीक है। और क्या था? एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही है। हाँ सर बिल्कुल यही है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, यही है। एक बार चेक कर लो, चाहे यही है वैसे, बट फिर भी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90। ठीक। अगर तीनों इंटरफेशियल एंगल कौन से थे? अल्फा बीटा गामा, दो फेस के बीच का एंगल इक्वल है, तो वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम नहीं हो सकता? अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है, ठीक है। ये नहीं पूछा हुआ कितने 90 डिग्री है कि नहीं है, बट इतना बोला इक्वल है, तो कौन सा नहीं हो सकता? सर हेक्सागोनल नहीं हो सकता, अभी बताया था। हेक्सागोनल में एक एंगल कितना होगा? दैट इज 120 डिग्री होगा, बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है सर। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, जिसको हमने ए बोला था, और क्या बोला हुआ है यहां पर हम लोगों ने? दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको डी बोला हुआ है, और रेडियस ऑफ स्फीयर। सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एज लेंथ किसे बोलते हैं? सर क्यूब के अंदर चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, वो तीनों ही हमारे लिए क्या कहलाती हैं? एज लेंथ कहलाती हैं, ठीक है। तो तीनों सेम होती हैं सर। अच्छा अच्छा, वो जो आपने चार लेंथ, चार ब्रेथ, चार हाइट बताई थी, हाँ हाँ, क्यूब में तो तीनों सेम ही होती है ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एज लेंथ। जैसे लेंथ की फॉर्म में रखना है, ब्रेथ की फॉर्म में रखना है, हाइट की फॉर्म में रखना है, तीनों सेम आएंगी क्यूब के अंदर, तो ये तीनों सेम आती हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एज लेंथ। स्मॉल ए से लिखा जाता है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, क्योंकि ये क्यूब बनाया मैंने, क्यूबॉइड लग रहा होगा बट बनाया मैंने क्यूब ये। फिर साथ में क्या लिखा हुआ है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पता क्या है? जो दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो भी दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस,
उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जो दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, डी। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू टचिंग स्फीयर्स, जो भी दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, दैट इज डी कहलाएगा, ठीक है। थर्ड, रेडियस ऑफ स्फीयर, वो तो रेडियस अब आपको पता चल ही रहा है सर, अगर दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी है तो उसका आधा यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा, आर, क्या होगा, आर, यहां से यहां तक का क्या था, डी, ठीक है। तो सर आर जो होगा वो हमेशा d/2 होगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों स्फीयर का साइज सेम होगा तो ऑब्वियसली आर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा d/2 होगा, ठीक है सर, ठीक है। आइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में फाइंड आउट करते हैं ए, डी और आर का रिलेशन। सर ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया आज, मैंने कहा कहाँ किया सर आपने, आपको ए तो पता ही है ना यहाँ पे, मैंने कहा हाँ मुझे तो पता है, तुझे पता है, कह रहा हाँ सर ये जो लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है यही ए है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताओ फिर डी कितना होगा, सर ये तो आज एमआईटी में लिखा है हमने, एमआईटी में लिखा तो है, पीछे जाना पड़ेगा बहुत। पार्टिकल्स एट एडजेसेंट कॉर्नर टच ईच अदर, सर हमने वीडियो भी देखी स्पेशली उसके लिए, तो यही ए है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, और यही डी है, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हो चुका ऑलरेडी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल एडजेसेंट कॉर्नर पे होते हैं, कोई से भी दो कॉर्नर मान लो, एक ये इसी कॉर्नर, इसको मैंने नीचे उतार लिया, ये ए तो था ही ऑलरेडी, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, बाय चांस वो डी भी वही निकला क्योंकि दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे थे। ओके ओके ओके, सो ए इज इक्वल टू डी। और क्या आपको पता है, अभी अभी हमने पढ़ा था पिछले पेज पे, आर किसके बराबर होता है, d/2 होता है हमेशा, यानी कि a/2 हो जाएगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है सर, ये एप्लीकेबल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। फिर भी मैं लिख देता हूं आपको आपको एक बार कि ये बात किसके बारे में हो रही है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, हर एक यूनिट सेल के लिए नहीं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू r/2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कहां पे होते थे, कॉर्नर पे, फेस सेंटर पे, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। इसमें क्या आपको पता है, ये भी आज हमने प्रूव भी किया था, एमआईटी में लिखा भी था, पार्टिकल एडजेसेंट कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, पार्टिकल फेस को टच करते हैं, फेस सेंटर को टच करते हैं, फेस सेंटर को टच करते हैं। ठीक है सर, ऐसा करता हूं, एक फेस उतार लेता हूं, एक फेस नीचे उतार लिया, ये वाला फेस उतारा मैंने, सामने वाला, ये वाला, ठीक है सर। इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं, एब्सोल्युटली राइट, बट वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक। जो बीच में है ना स्फीयर, जो बीच में जो फेस के सेंटर पे, वो सबको टच कर रहा है, वो सबको टच कर रहा है, हालांकि बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर टच कर रहा होगा। मैं थोड़ा हाथ से बना देता हूँ, रफ डायग्राम बना देता हूँ, मैं थोड़ा हाथ से बना देता हूँ, ये स्फीयर ही ठीक ऐसे टच कर रहा हूँ, बिल्कुल सर। सर आइए ये बताओ फिर, ये बताओ, ये जो भी दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं उनके सेंटर का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डी होता है, बिल्कुल। इसको कैपिटल ए मान लेता हूं पॉइंट को, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी, इसे क्या बोलते हैं सर, एज लेंथ ए। इसको क्या बोलते हैं सर, एज लेंथ, दैट इज ए।
क्या जो डी होगा वो ए सी का हाफ होगा? बिल्कुल यही होगा डी, यस सर यही होगा डी, यस ये ए सी का हाफ है बिल्कुल। तो इतना तो पता चल गया कि डी है क्या, ए सी का हाफ, ए सी का हाफ, ठीक है सर। बट सर ए सी कैसे निकालेंगे बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी की वैल्यू ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, √2a, बिल्कुल। तो निकाल लो, डी क्या आ जाएगा, √2a का हाफ। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, तो इस कारण इसको मैं क्या कर दूंगा, रैशनलाइज, क्या कि न्यूमिनेटर से रूट हट जाए। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आता है, बिल्कुल वो 2 इसके साथ कट गया। तो डी कितना आ गया, a/√2। और r हम सबको पता ही है क्या होता है, d/2, यानी कि a/2√, a/2√2। ये आ गया हमारा MIT इसके लिए। FCC यूनिट सेल, डी ए का रिलेशन और आर और ए का रिलेशन। पार्टिकल्स बात करने जा रहे हैं हम BCC के बारे में। पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर पे। ये बेटा हमें आपको पता ही है, लिखना नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, ये हमने आज वीडियो में देखा भी था। पार्टिकल एडजेसेंट कॉर्नर को टच नहीं करते हैं। पार्टिकल्स किसको टच कर रहे होते हैं, पार्टिकल्स किसको टच कर रहे होते हैं, कॉर्नर, बॉडी सेंटर को कॉर्नर, बॉडी सेंटर को, हर कोई हर कोई हर कोई। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं, इसको डी मान लूं और इसको सी मान लूं, क्या आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, क्या आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, ए सी डी, ए सी डी, बिल्कुल सर। मैं इसी ट्रायंगल को नीचे उतार रहा हूं, इसी ट्रायंगल को नीचे उतार रहा हूं। ए सी डी, सी और डी के बीच का लेंथ कितना है सर, वो तो एज लेंथ है। ए और सी के बीच का कितना है सर, अभी अभी जस्ट आपने पिछले पेज पे इसको फाइंड आउट किया है, दैट इज √2a, √2a। क्या एक पार्टिकल, एक पार्टिकल कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाला यहां पे है, यस, कॉर्नर वाला यहां पे है, यस, और जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल वो इसको टच कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बॉडी सेंटर इस कॉर्नर को भी टच कर रहा है, बॉडी सेंटर इस कॉर्नर को भी टच कर रहा है, ठीक है, इवन इसको भी कर रहा है, बट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। क्या इतना तो पता चल गया कि जो ए डी का हाफ होगा, ए डी का हाफ होगा वो डी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इतना तो पता चल गया कम से कम। डी इज इक्वल टू ए डी का हाफ, ये ए डी है, इसका हाफ यहां से लेके यहां तक, बिल्कुल। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए सी डी, ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू अभी अभी जस्ट पिछले पेज पे फाइंड आउट करी थी, √2a, उसका स्क्वायर। सी डी कितना है, ए स्क्वायर, क्योंकि सी डी ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 3a स्क्वायर। तो ए डी किसके बराबर आ गया सर, √3a आ गया, √3a। तो डी कितना है, ए डी का हाफ, और आर सर वो तो हमेशा ही डी का हाफ होता है, यानी कि √3a का हाफ √3a/4 हो जाएगा। यही सर हमारा रिलेशन है डी ए और आर का, किसके लिए, BCC यूनिट सेल के लिए। क्वेश्चन देखिए, मेटल क्रिस्टलाइजेज विद FCC यूनिट लैटिस। अच्छा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, ओके, FCC के बारे में बात हो रही है। एज लेंथ यूनिट सेल का इतना है, ए दे रखा है 408 पिकोमीटर। आपसे डायामीटर पूछा होगा, अभी अभी पूछा, बताया था, डायामीटर या जिसे डी बोलते हैं, वो दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस होता है। डी और ए का क्या रिलेशन था FCC के लिए सर, अभी अभी डिराइव किया है, डी इज इक्वल टू a/√2। तो 408 को √2 से डिवाइड करना है सर, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, बिल्कुल।
अगर उसकी वैल्यू 1.5 होती, ठीक है, कितनी होती, 1.5 होती, तो 1.5 होता है 3/2, यानी कि उसको 3 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 408 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 816, 816 को 3 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 270 के आसपास, 270 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा 270 से 270 से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने 1.5 माना है ना, बट डिनोमिनेटर तो कम है ना, 1.414, बिल्कुल डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि ये आएगा। आपका मन चाहे तो आप कर भी सकते हैं, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, बट मैंने थिंक विदाउट इंक से आपको बता दिया कि सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, 270 से थोड़ी ज्यादा, 270 से थोड़ी ज्यादा एक ही वैल्यू दे रखी है, दैट इज 288 पिकोमीटर में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पिकोमीटर में है तो आंसर भी पिकोमीटर में ही आएगा। और देखते हैं क्वेश्चन। एक एलिमेंट है जो कि बीसीसी में है, ठीक है, एज लेंथ दे रखी है, ठीक है, रेडियस आपसे पूछा हुआ है, क्या हमें ए दे रखा है, यस, आर पूछा हुआ है, आर क्या था, √3a/4, √3a/4, तो √3 को सीधा a से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, सर नहीं, ये 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 से डिवाइड किया हुआ है, तो ये वाला सही होगा। √3 को a से मल्टीप्लाई किया, √3 को a से मल्टीप्लाई किया और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। थिंक विदाउट इंक से हो जाएंगे p/q। तो कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, एफसीसी में है कॉपर, यानी कि कॉर्नर और फेस सेंटर पे होगा कॉपर के पार्टिकल, उसका एज लेंथ दे रखा है, यानी कि ए दे रखा है, आपसे रेडियस पूछा हुआ है, आर किसके बराबर होता है, a/2√2, ए दे रखा है 361, इसको 2√2 से डिवाइड करना है, पहले तो इसको 360 मान लेता हूं, ठीक है, a/2√2 से डिवाइड करना है, a/2, 360 को 2 से डिवाइड करना, 180 आ गया। अब 180 को √2 से डिवाइड करना है, वही 1.414, अगर मैं उसे 1.5 मान लूं वो 3/2 हो जाएगा। 180 को 3 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 को 3 से डिवाइड करो 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120, 120 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी 120 से थोड़ी बड़ी, 120 से थोड़ी बड़ी, दैट इज 127। आप चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं, a/2√2 दैट इज 361 डिवाइडेड बाय 2√2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 127। देखिए मैं सिखा सकता हूं थिंक विदाउट इंक कैसे करना है, करना तो आपको ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में देके जा रहा हूं, इनको कंप्लीट करिएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे यहीं से हमारी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बस धीरे धीरे इस चैप्टर को करते जाइए, बैकलॉग मत क्रिएट होने दीजिएगा, इसके कारण चाहे इनऑर्गेनिक में और चाहे अगर आपका कोई फिजिकल का हो तो पहले उसको कंप्लीट करिए, ये बाद में भी किया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा एक तुम लोगों से बात कहनी थी, शायद मैं यहाँ पर तो नहीं कह सकता आपसे, बट चलिए एक वीडियो के थ्रू आपसे वो बात कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये रही वो वीडियो। कोई तो होगा ना जिसे तुम हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, जिसे हर ख्वाब को पूरा करते हुए देखना चाहते हो, नहीं चाहते जिसके पांव में कांटा भी चुभे, जिसे तुम हमेशा मंजिलों पे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो। अगर कोई है ऐसा तो उसे पैगाम भेज दो और बताओ कि तुम हमेशा उसके साथ हो।